हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारे नक्षत्रों की चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज जो 4 नंबर का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो इसका देव होता है यानी लॉर्ड होता है वो चंद्रदेव होते हैं रोहिणी नक्षत्र के, और इसके जो चारों चरण होते हैं वो वृषभ राशि के अंदर आते हैं। और इसके जो डीटी होते हैं वो ब्रह्मदेव होते हैं। जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी को एक एक नक्षत्र का डीटी बनाया गया है। इसलिए जाहिर सी बात है ये जो देव हैं त्रिदेव, इनकी जो पावर है उस नक्षत्र में अपने आप ही आ जाती हैं। इसलिए जो रोहिणी नक्षत्र है उसके अंदर जो ब्रह्मदेव की जो एनर्जी है, जो सृष्टि करता है, वो सृजन से संबंधित जो एनर्जी है, जो पावर है, वो इस रोहिणी नक्षत्र में अपने आप आ जाती है। इसलिए ये उत्पादन से रिलेटेड है नक्षत्र, उत्पादकता को रिप्रेजेंट करता है, सृजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रिएटिविटी को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ये एनर्जी अपने आप समाहित हो और ये विकास से रिलेटेड होता है। जो भी लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं, यानी कि जिनका चंद्रमा या तो रोहिणी नक्षत्र में है या जिनका लगन रोहिणी नक्षत्र का है, उन लोगों के अंदर रोहिणी नक्षत्र की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और इनकी आँखें बहुत मनमोहक होती हैं, आकर्षक होती हैं, बोलती हुई सी आँखें होती हैं। जैसे कई लोगों की हम देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे आँखें सब कुछ बोल रही हैं, वैसा ही इनका जो आँखों का लुक होता है वैसा होता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये लोग धन वैभव की के धनी ये लोग होते हैं। इन लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। ये लोग इसलिए बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे जिन भी लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। और ये लोग अपनी मित्र मंडली के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त होते हैं और मित्र मंडली से ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनसे संतुष्ट रहते हैं। और इन लोगों के अंदर नए दोस्त बनाने की ज़्यादा इनकी इच्छा भी नहीं रहती। ये ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत ज़्यादा संतुलित होते हैं क्योंकि संतुलित नक्षत्र होता है और इसलिए ये लोग अपनी एक कार्य योजना बनाते हैं और उस कार्य योजना के अनुसार ही कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं और ये लोग बहुत परिश्रमी भी होते हैं। जो इसका सिंबल है रोहिणी नक्षत्र का वो एक बैलगाड़ी है। और जैसा कि ये वृषभ राशि में आता है तो जो बैल वृषभ राशि का भी सिंबल है, इसलिए जो बैल के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर पाई जाती है। बैल के अंदर कर्मठता होती है, वो परिश्रमी होता है और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसी तरह की जो क्वालिटीज़ है वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर पाई जाती है। ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और ये लोग तिकड़मी भी होते हैं। अगर ये अपना कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते तो ये तिकड़म बैठा के उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, सौम्य होते हैं, मधुर भाषी होते हैं। इसलिए दूसरे लोग सहज ही इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। ये लोग कला प्रेमी होते हैं और पर्यावरण प्रेमी भी ये लोग होते हैं। जो भी आपको जो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने वाले होते हैं वो आपको रोहिणी नक्षत्र वाले ही मिलेंगे। पर अगर रोहिणी नक्षत्र आपका पाप प्रभाव में है तो आप जो कृत्रिम रासायनिक चीज़ें हैं उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे। ये रोहिणी नक्षत्र का जो जातक है उसकी विशेषता अब देखते हैं। इसके अंदर बॉडी पार्ट क्या आता है। इसके अंदर फोरहेड आता है, आपके टखने आते हैं और घुटनों से नीचे जो पैर की मांसपेशियां होती हैं वो सब रोहिणी नक्षत्र के अंदर आते हैं। बॉडी पार्ट आने का मतलब ये है कि अगर
रोहिणी नक्षत्र आपका पाप प्रभाव में हो, यानी कोई पाप ग्रह इस पर से गुजर रहा है और वो नेगेटिव है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको इन बॉडी पार्ट में परेशानी उस समय हो सकती है। और इसका जो गण है वो है मनुष्य गण है, क्योंकि जो ये कृषि से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है रोहिणी नक्षत्र, इसलिए ये सब कार्य मनुष्यों को ही सुख साधन प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इसको मनुष्य गण दिया गया है। इसकी योनि सर्प योनि होती है और इसके जो गुण हैं वो रजोगुण हैं, क्योंकि जो ये रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र होता है, शुक्र ही सभी वैभव धन प्रदाता होता है, इसीलिए और रजोगुणी होता है, इसीलिए इसको रजोगुण प्रदान किया गया है। और ये आपके अत्रि ऋषि के गोत्र में ये नक्षत्र आता है। अत्रि का मतलब होता है त्रिदोषों का नाश करने वाले। और अब हम देखते हैं कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस समय कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य करने शुभ नहीं होते। रोहिणी नक्षत्र वैसे ध्रुव नक्षत्र होता है, इसके अंदर जिन भी कार्यों को करने में स्थिरता की आवश्यकता होती है वो स्थिरता ये नक्षत्र आपको प्रदान करता है। यानी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि वो लंबे समय तक चले, इसी तरह हम कोई ज़मीन लेते हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि लंबे समय तक चलता रहे, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में वो सब कार्य करने अच्छे रहेंगे। आपके कृषि से रिलेटेड कार्य, बीजारोपण से संबंधित कार्य भी ये रोहिणी नक्षत्र में आप कर सकते हैं। अगर आप कोई आभूषण खरीदना चाह रहे हैं, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कोई वस्त्रों को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सब कार्य आप रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं। पर रोहिणी और नींव खुदाई का कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, भूमि पूजन से रिलेटेड कार्य, आप नए घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, ये सब आप रोहिणी नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं। और रोहिणी नक्षत्र के अंदर आपको जिन भी कार्यों के अंदर तोड़ फोड़ करना हो वो कार्य उस दिन नहीं करना चाहिए। तोड़ फोड़ से जैसे हम कोई नया मकान बना रहे हैं या घर में रिनोवेशन कर रहे हैं तो उस समय हमको जो तोड़फोड़ करनी पड़ती है वो रोहिणी नक्षत्र में करना अशुभ माना जाता है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए। अब रोहिणी नक्षत्र से रिलेटेड प्रोफेशन देख लेते हैं। कृषि से रिलेटेड कोई भी कार्य, खाद्यान्न से रिलेटेड कार्य, खाद्यान्न मतलब कि खाद्यान्न का व्यापार आप कर सकते हैं। खाद्यान्न के प्रोसेसिंग करने से लेकर उसको बाजार में बेचने तक के सभी कार्य रोहिणी नक्षत्र के प्रोफेशन में आएंगे। और जो भी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य हैं, आपके ज्वेलरी से रिलेटेड कार्य है, आभूषण से रिलेटेड कार्य है, आपके वस्त्रों से रिलेटेड कार्य हैं और जो पेट्रोल से रिलेटेड कार्य हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। और जो भी अभिनय, नाटक, कला से रिलेटेड कार्य हैं वो भी सब रोहिणी नक्षत्र के प्रोफेशन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र के चरणों के ऊपर। इसके जो चारों चरण हैं वो आपके आते हैं वृषभ राशि के अंदर। जो इसका पहला चरण है वो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के मध्य आपके मेष नवमांसा के अंदर आएगा। तो जिन भी लोगों का जन्म मेष नवमांसा के इन डिग्रियों के मध्य होगा वे अपने परिणाम को जल्दी से प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये अग्रेसिव भी होते हैं, इनमें एनर्जी होती है और इनका जो नामाक्षर है वो ओ से शुरू हो सकता है। ये इनके ओरा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा अगर ओ से इनका नामाक्षर रखा जाए। अब बात करते हैं इसके जो दूसरे चरण की है वो 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री आपके 40 कला के मध्य होगा। ये वृषभ नवमांसा के अंदर आएगा। ये जिन भी जातकों का जन्म होगा वे बहुत ज़्यादा धन वैभव से पूर्ण होंगे, अपने लक्ष्यों को ये आसानी से प्राप्त करने वाले होते हैं। इन डिग्रियों के मध्य जिनका जन्म होता है वे लोग लकी होते हैं। और इसका नामाक्षर है बै से शुरू होगा और ये आपके वृषभ नवमांसा के अंदर आता है। अब बात करते हैं आपके तीसरे चरण की।
जो कि आपके 16 डिग्री 40 कला से लेके 20 डिग्री के मध्य आएगा। ये आपके मिथुन नवमांसा में आएगा। ये लोग बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं और ये इनका नामाक्षर हम शुरू करेंगे बी से। और अब हम बात करते हैं इसके लास्ट चरण की, जो कि आपके 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला के मध्य होगा। ये आपके कर्क नवमांसा में आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। इन लोगों के अंदर मातृत्व से रिलेटेड वात्सल्य भी पाया जाता है, पर ये धन के मामले में ज़्यादा लक्की नहीं होते। और इस चरण में जिनका जन्म हुआ है उनका नामाक्षर होगा भू से शुरू। ये रहा मेरा नक्षत्रों के ऊपर छोटा सा वीडियो, रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।